हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। टारगेट विद भूपेश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी लोगों को बता दूं मैं कि दिसंबर के करंट अफेयर पे डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और देखिए, ये जो क्लास है ये 100 स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहा है, जिसमें 21 मई को हम टारगेट कर रहे हैं। 21 मई के अकॉर्डिंग हम क्लास को कवर कर रहे हैं। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता क्लास का फॉर्मेट, तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर के सेशन में आप सभी के दिमाग में भी चल रहा होगा कि करंट अफेयर कैसे कवर करना है। ठीक है, तो देखिए, दिसंबर 2022, दिसंबर 2022 की क्लास की बात कर रहे हैं। तो अभी जो आप क्लास देख रहे हैं, इसमें दिसंबर के करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मेट है, एक छोटा सा एमसीक्यू, एमसीक्यू के बाद में उसका है एक्सप्लेनेशन। देखो, एक्सप्लेनेशन जो होता है वो उसी एमसीक्यू का डिटेल वाला पार्ट होता है, कि उससे जुड़ी हुई जो ऑप्शन है उसकी डिटेल होती है, और भी एक्स्ट्रा डिटेल होती है इसमें। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। आप एमसीक्यू तो कर ही सकते हैं, साथ में आपको डिटेल की तरफ भी ध्यान देना है। स्पीड से करेंगे क्लास को कवर। आप लोग जब क्लास एंड होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके टोटल कितने एमसीक्यू बने थे। ठीक है, चलिए, तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 15 दिसंबर और 30 नवंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 1 दिसंबर। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। इस बार का थीम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इक्वलाइज। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना अपने पास में कि एड्स दिवस की थीम क्या थी। तो इक्वलाइज इस बार की थीम थी। 1988 से लगातार मनाया जा रहा है 1 दिसंबर को एड्स दिवस। ये इससे आपको याद रखने वाले फैक्ट हैं जो काम आ सकते हैं। 3-4 फैक्ट हर क्वेश्चन में मिलेंगे, नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका में अवार्ड दिया गया है द एमिसरी ऑफ पीस। किसे दिया गया है? दलाई लामा, सदगुरु, श्री श्री रविशंकर रामदेव। तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर। देखो, श्री श्री रविशंकर जो है हमारे, उन्हें दिया गया है ये अवार्ड, द एमिसरी पीस अवार्ड। नाम याद रखें अवार्ड का, द एमिसरी पीस अवार्ड। ठीक है, ये इनके बारे में है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो अवार्ड्स मिलते हैं तो अवार्ड का नाम, अवार्ड दिया किसने वो, और मिला किसने, बस हमें इतना ही याद करना है। श्री श्री रविशंकर को मिला है द एमिसरी अवार्ड, और ये अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय। हॉर्नबिल ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय। इसका आंसर आएगा नागालैंड। ये हर साल होता है, नागालैंड में हर साल होता है, बहुत फेमस है। जिसको नहीं पता वो लोग नोट करें। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर ये इनका डेट है, हर साल होता है ये तारीख को। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर को होता है आपका हॉर्नबिल। इसमें जो नागालैंड की संस्कृति वगैरह है उससे संबंधित काफ़ी सारे इवेंट होते हैं। इस बार जो इवेंट है उसका जो चीफ गेस्ट है वो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। तो याद रहे इस बार चीफ गेस्ट कौन थे। नागालैंड की परंपरा और आदि से जो संबंधित चीज़ें हैं उसमें बताई जाती है नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक, अगला है क्वेश्चन, बीएसएफ स्थापना दिवस परेड 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर छुपा हुआ है। देखिए, बीएसएफ स्थापना दिवस जो परेड है वो पंजाब में हुई थी, ऑप्शन डी। लेकिन आप याद रखें कि यह जो परेड है ये निकली थी 4 दिसंबर को, लेकिन बीएसएफ स्थापना दिवस है 1 दिसंबर को। मतलब इतना आपको याद रखना है कि बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, और जो परेड है वो 4 दिसंबर को निकाली गई थी इस साल। ठीक है, तो पंजाब। यहाँ पर थोड़ा सोर्स हमारे पास है दैनिक भास्कर, तो हमने वहाँ से फैक्ट लिया है। देखना, 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी बेटा, ये एक फैक्ट याद रखो। दूसरा, के एफ रुस्तम जी बीएसएफ के कौन थे? पहले, ठीक है, प्रमुख थे, बीएसएफ प्रमुख। और ये अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में ये परेड निकली थी इस बार। मतलब आपको यहाँ से याद रखने वाले जो फैक्ट है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको यहाँ से फैक्ट दिख रहे होंगे। एक तो पहले अध्यक्ष कौन थे, महानिदेशक कौन थे, वो इम्पोर्टेंट हो गया। 1 दिसंबर को स्थापना हुई, ये इम्पोर्टेंट हो गया। 1965 में स्थापना हुआ, ये याद रखो। वर्तमान में परेड जो है वो कहाँ निकाली गई? तो अमृतसर, पंजाब। ये इस तरीके से आप सारे डेटा को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट,
क्या है आपको बताना है। MTR क्या है, तो 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे, 130 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे, 120 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे या 98 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि मातृ मृत्यु दर हमारे देश में क्या है। देखिए सब लोग ध्यान देना, मातृ मृत्यु दर जो है हमारे देश की वो है 97 प्रति 1 लाख जीवित व्यक्ति। ठीक है, पहले ये रेट 130 हुआ करता था, अभी 97 है, मतलब हम थोड़ा कहीं ना कहीं क्या है ग्रोथ कर रहे हैं इस मामले में। इसको हमें जीरो करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है कम से कम हो। भारत में सबसे ज़्यादा जो MTR है आपका वो है असम में, ये याद रहे, असम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक, और सबसे कम है केरल में। तो ये दो नोट डाउन करें कि सबसे कम केरल और सबसे ज़्यादा असम, ये नोट जरूर करें दोनों MTR। अगला क्वेश्चन है आपका, नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नई चेतना अभियान क्या है, नई चेतना अभियान में और किससे रिलेटेड है अभी बताते हैं। तो गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नई चेतना अभियान किस मंत्रालय की देन है, तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की देन है नई चेतना अभियान। सवाल उठता है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल नई चेतना अभियान का पर्पस क्या है, तो बड़ा आसान है, पर्पस है महिलाओं को हिंसा से बचाना। मतलब ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करना जिससे उन पर होने वाले अत्याचारों को रोका भी जा सके, प्लस उन्हें जागरूक भी किया जा सके। इसी का नाम है नई चेतना अभियान, जो गांव में एजुकेटेड करेगी महिलाओं को और उन्हें समझाएगी कि शोषण किस प्रकार से होता है और कौन कौन से पार्ट को हिंसा के रूप में माना जाएगा। अगला पार्ट है, परिवहन के किस साधन के लिए डिजी यात्रा सुविधा उद्घाटन किया गया। डिजी यात्रा, सवाल बनता है सबसे पहले डिजी यात्रा क्या है और देन फिर किस आपका ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में यूज होगा। तो बस, हवाई, ट्रेन और टैक्सी। इजी है क्वेश्चन, ये है आंसर इसका हवाई बेटा। तो डिजी यात्रा जो है एक्चुअल में ये आपका फेस के अकॉर्डिंग, मतलब पेपरलेस और फेस के माध्यम से टिकट, मतलब यहाँ पर आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन FTR, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक के माध्यम से, इसको बोलते हैं FRT बोलते हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक, जिसके माध्यम से आपके फेस से आपकी पहचान होगी और आपका टिकट जो है आपके चेहरे से बनाया जाएगा। तो ये शुरू हुआ है हमारे दिल्ली में, ध्यान देना, हवाई यात्रा। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इसको उद्घाटन किया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। डिजी यात्रा शुरुआत किया गया और जैसा कि मैंने बताया चेहरे की पहचान की तकनीक है, जिससे विदाउट टच या कोई भी टच ना करते हुए टिकट वगैरह आपका हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर, 2 दिसंबर, 7 दिसंबर या 9 दिसंबर। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की बात की जा रही है, तो ये हर साल मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को। सबको याद दिला दूं, भोपाल गैस त्रासदी, बस वही ये दिन है बेटा। उसी दिन की याद में ये दिन लिया है 2 दिसंबर, क्योंकि इसी दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी की याद में हमारे देश में मनाया जाता है प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ताकि लोग समझे इस बात को कि कितना हानिकारक, कितना घातक हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है। देश का सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल योगा सेंटर स्थापित किया है, तो पौंडीचेरी, दमन दीव, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आंसर आएगा इसका जम्मू कश्मीर। एकदम आसान क्वेश्चन है। हमारे देश का और अंतर्राष्ट्रीय योगा के सेंटर, नाम क्या है इसका, इंटरनेशनल योगा सेंटर, देश का सबसे बड़ा योगा सेंटर है, वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया। इस प्रकार से कुछ दिखता है योगा सेंटर है पहाड़ों के बीच में। कहाँ पर है, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, तो 2 दिसंबर को किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, 2 दिसंबर को किया जाता है। ये जो कंप्यूटर साक्षरता है उसको प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेष तौर पे ये दिवस मनाया गया था वुमेन्स के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए मनाया जाता है, महिलाओं के लिए। अगला है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 नवंबर, 4 दिसंबर, 1 दिसंबर और 22 नवंबर। तो आप सब लोगों को ये 4 यहाँ पर जो दिवस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपसे पूछते हैं 15 जनवरी, तो आपको याद रखना है ये आर्मी डे है बेटा, सेना दिवस।
जो एग्ज़ाम में आता है। दूसरा आपसे पूछते हैं 8 अक्टूबर, तो आपको ये भी याद रखना है, ये है आपका वायु सेना दिवस। अभी मैंने बताया आप लोगों को नौसेना दिवस के लिए 4 दिसंबर, इसका आंसर आएगा 4 दिसंबर नौसेना दिवस। और अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1 दिसंबर, वो था आपका BSF स्थापना दिवस। 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल, और इसके बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। देखो 4 दिसंबर को 1971 में हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, उसी की याद में ये मनाया जाता है। कराची बंदरगाह को इस दिन उड़ा दिया था बेटा हमने, ये दिन वो दिन है जिस दिन कराची बंदरगाह को उड़ा दिया था हमने। अगला है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ पर की गई है? भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक, तो इसका आंसर आएगा उदयपुर, राजस्थान। ध्यान देना सब लोग, राजस्थान के उदयपुर में की गई है G20 शेरपा। अभी वर्तमान में G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, ये नहीं भूलना है आपको, अमिताभ कांत, भारत की तरफ से G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, और राजस्थान के उदयपुर में यहाँ पर बैठक हुई है, ठीक है। अगला, G20 इस साल भारत में सबसे चर्चित सम्मेलन है बेटा, ठीक है, याद रखना है। अगला है आपका, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर, 24 नवंबर, 7 दिसंबर और 1 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो है 7 दिसंबर, हर साल मनाया जाता है आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। आपको याद होगा स्कूल टाइम पे भी हमारे स्कूल में हम छोटे छोटे झंडे खरीदा करते थे। ये दिवस मनाया जाता है सेना के जवानों में थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। कई बार सेना में बहुत से लोग ऐसे हैं जब शहीद हो जाते हैं या जिनके घर वालों को थोड़ा हेल्प चाहिए, तो हम अपने कर्तव्य के रूप में मानते हुए थोड़ा अपनी तरफ से जो सहयोग राशि हो सकती है वो राशि देते हैं, वो ये इससे संबंधित है। इसमें आपने स्कूल में याद होगा टिकट वगैरह बेचा जाता था, वो सब इसके अंतर्गत आता है। स्कूल कॉलेज आदि में इसको यूज़ किया जाता है। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे 7 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ने किस फिल्म को स्पॉटलाइट अवार्ड दिया है? हॉलीवुड फिल्म क्रिटिक्स ने जो अवार्ड है उसमें किसे अवार्ड दिया है? तो RRR, बाहुबली, सीतारामम या KGF। इसका आंसर आएगा RRR। RRR के बारे में याद रखें कि SS राजामौली इसके डायरेक्टर है, और न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने इसे क्या अवार्ड दिया है बेटा? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया है, इसे स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन, याद रहे इसकी तरफ से दिया है ये। इसके बाद है 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? मोना लोआ, सेमेरू माउंटेन, माउंट एटना या मेरापी माउंट। तो देखिए, इंडोनेशिया में कोई वॉल्केनो है जिसमें विस्फोट हो गया। प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, एक तो डेट के साथ में कि कब हुआ, और दूसरा आ सकता है कि ये है कहाँ पे। सिंपल लैंग्वेज में यही पूछेंगे, ये है कहाँ पर? सेमेरू माउंट है बेटा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सेमेरू माउंट कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में। ऐसे दोनों तरफ से याद रखो। और देखो, सेमेरू माउंट इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, जो आपका जावा वाला है उसमें आता है ये माउंट सेमेरू, ठीक है, जावा द्वीप पे आता है ये, ठीक, इंडोनेशिया। अगला पार्ट है आपका, लेकिन उसके पहले आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको कि 2 क्लास चल रहा है। थोड़ा सा आपको पता होगा कि कुछ फ्रेंड के वहाँ पे मेरा डेथ हो गया है, तो इस कारण से कल क्लास नहीं ले पाया था मैं। अभी वो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे थे, तो अभी 2-4-5 दिन में हमारा क्लास वैसे वापस पहले जैसे हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन जो टारगेट से जो सेट किए वो पढ़ते चलिए ताकि कुछ भी ना छूटे आपका। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि 12 बजे हमारा करंट अफेयर हो रहा है, दिसंबर आज हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो 5 बजे वाला क्लास है आपका, वो भी इसी प्रकार कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप बस कवर करते चलिए जो जो डेटा है उसे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत का रैंक क्या है? तो एक आपने हेनले पासपोर्ट का नाम सुना होगा, वैसे ही अटर्नल कैपिटल, ये दूसरा एक कोई पासपोर्ट इंडेक्स है, तो इसमें इंडिया का रैंक था 87। सब लोग ध्यान देना, इसमें इंडिया का रैंक था 87, और नंबर 1 UAE। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो इसका नाम है आर्टन, ठीक है। आर्टन पास कैपिटल ये अलग है बेटा। आर्टन कैपिटल जो है इसमें रैंक समझो, आर्टन कैपिटल में फर्स्ट रैंक है UAE का और इंडिया का रैंक है 87। और एक हेनले पासपोर्ट था, तो हेनले पासपोर्ट में नंबर 1 जापान है, ये मत भूलना कि हेनले पासपोर्ट में नंबर 1 जापान है और आर्टन कैपिटल में UAE है।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 9th नंबर का वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो कहाँ पे आयोजित किया गया था? हैदराबाद, भोपाल, गोवा, पुणे। इसका आंसर आएगा गोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये आने लायक है मेरे हिसाब से, ठीक है। कहाँ पर हुआ था बेटा? गोवा में हुआ था। इसके बारे में ध्यान देना कि ये गोवा में हुआ था, और ठीक है, इसका जो उद्घाटन है गोवा में केंद्रीय पर्यटन और जहाज रानी राज्य मंत्री जो है उनके द्वारा किया गया था। इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें हमारे पीएम भी आएंगे, अभी पीएम भी इसमें आएंगे। काफ़ी 4-5 दिन चला था ये प्रोग्राम, और इसमें पीएम भी अभी शिरकत करेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अभी बताऊंगा इसके बारे में, ये आ सकता है एग्जाम में। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022। ये एक्सपो का अर्थ क्या है? एक प्रकार का प्रदर्शनी है जिसमें हम अपने आयुर्वेदिक चीज़ों की प्रदर्शनी की थी और बेचने के लिए उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगला है TTFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? अब ये क्वेश्चन भी देखने में काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है? इसका एक्सप्लेनेशन जब मैं बताऊंगा तब आपको ज़्यादा दिमाग में आएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है वो है मेघना अहलवाद। अब क्यों इतना खास है, क्या कारण है कि एग्जाम में आएगा? इसलिए आएगा बेटा क्योंकि नीचे पढ़ो, मेघना अहलावत बनी टेबल टेनिस फेडरेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट। जब पहली महिला की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वुमेन की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। मेघना अहलावत बनी है। इसके पहले दुष्यंत चौटाला हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, अब वर्तमान में मेघना अहलावत है। मेघना अहलावत के बाद अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? मतलब यूपीआई पेमेंट करते वक्त आपका क्रेडिट कार्ड जो है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसा करने वाला देश का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, रेजर पे। इसका सही आंसर आएगा रेजर पे। जो लोग नहीं जानते, ये स्वदेशी कंपनी है रेजर पे, ध्यान देना। रेजर पे यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा। रेजर पे की स्थापना शशांक और हर्षिल, दिख रहे होंगे आपको फोटो में, शशांक और हर्षिल ने किया था 2014 में। और अभी भारत और विश्व की बड़ी कंपनी में से एक है रेजर पे। रेजर पे के बाद में अगला है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है, टॉप पर है? मिशेल ओबामा, महसा अमीनी, निर्मला सीतारमन, वर्सुला वॉन डेर लेयन। क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट डाउन जरूर करें। इसमें से 5-6 नहीं 10-15 डेटा निकलेगा इंपॉर्टेंट। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में टॉप पर रही है उर्सुला वॉन डेर लेयन। जो लोग नहीं जानते कौन है ये, तो ये EU यूरोपियन यूनियन का जो संसद है उससे संबंधित है, आप याद रखें बेटा। और ये नंबर 1 रही, फर्स्ट नंबर पर रही। यहाँ पर महसा अमीनी इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर पर रही, दोनों याद रखें। महसा अमीनी 100th नंबर पर रही, उर्सुला वॉन डेर लेयन फर्स्ट नंबर पर रही पूरे वर्ल्ड में शक्तिशाली महिलाओं में। यहाँ पे देखो, उर्सुला वॉन डेर यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान जो काफ़ी चर्चा में था, यूरोपियन यूनियन, उसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सबसे शक्तिशाली महिला। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान देना, 1 मिनट रुकना, इसमें और भी नाम है जो आप याद कर सकते हैं। जैसे देखो, हमारे बात करें हमारे देश की वित्त मंत्री की, ठीक है, तो वित्त मंत्री की अगर बात करें हमारी, तो वित्त मंत्री अभी वर्तमान में, ठीक है, जो नंबर है वो है 37, याद रहेगा 37 हमारी वित्त मंत्री का। इसके अलावा देखो, HCL टेक जो है कंपनी, उसकी चेयरपर्सन रोशनी नदार जो है आपका, वो 53 नंबर पे थी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड की चेयरमैन माधवी पुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी, वो 54 नंबर पे थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जो है उसकी चेयरपर्सन सोमा मंडल, ये 67 पे थी। एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही आएंगे बेटा कि माधवी पुरी बुच का संबंध किससे है? सेबी से। देखो वहां पर सेबी की कौन है? चेयरपर्सन है। सेल की चेयरपर्सन कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल है, 67। अब कई बार क्या होता है, सोमा मंडल का संबंध किससे है नहीं पता लोगों को, क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन रिलेटेड है, आप समझो करंट अफेयर यहाँ से किस तरीके से बनेगा। तो रोशनी नदार, ठीक है, आपका माधुरीपुरी बुच और सोमा मंडल के 3 लोगों के नाम भी याद रखें। और महसा अमीनी जो है वो 100 नंबर पे थी। जिनको नहीं पता महसा अमीनी कौन है बेटा, तो ईरान में एक महिला कार्यकर्ता थी जो हिजाब का विरोध कर रही थी,
कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई है बेटा, इसलिए 100 नंबर पे थी। पहली बार मरणोपरांत किसी महिला को सूची में शामिल किया गया है, ये खास है इसके अंदर, पहली बार कोई मरने के बाद लिस्ट में शामिल है, इसलिए ये भी लिखना। महसा अमीनी 100 नंबर पे। अगला है, किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? मेटावर्स, आई स्टैंड विथ, गोब्लिन मोड और स्लो वैली। आपको बता दें, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है गोब्लिन मोड ने। देखो, मोड मतलब होता है आपका वो कौन सा तरीका चल रहा है वो, गोब्लिन होता है भूत। लेकिन आपको बता दें, गोब्लिन मोड जो है आपका, वो दोनों को मिक्स करके जब बोलते हैं तो एक अलग शब्द बन जाता है। जैसे गुलाब जामुन, गुलाब ठीक है एक फूल है और जामुन जो है एक फल है, लेकिन गुलाब जामुन को मिलाते हैं तो ना तो फूल ना तो फल, वो एक मिठाई है। वैसे ही गॉब्लिन मोड है, काफ़ी सारे लोग इसको गलत शब्द समझ लेते हैं। गॉब्लिन मोड का अर्थ क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है पहली बार जनता के वोट से, नाम था इसका गॉब्लिन मोड। और गॉब्लिन मोड का अर्थ क्या है? ऐसे लोग जो खुद में मस्त हैं, एक प्रकार से सेल्फिश लोग, ठीक है, आलसी, खुदगर्ज, लालची, उन लोगों को बोलते हैं गॉब्लिन मोड। जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो दुनिया की मदद नहीं करना चाहते, वो है गॉब्लिन मोड। तो ये इस बार का क्या था? वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड का, याद रहे सबको। अगला है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया? रियल टाइम गोल्ड एटीएम, जैसे आप एटीएम जाकर पैसा निकालते हैं वैसे आप एटीएम जाकर क्या निकाल सकते हैं? सोने का सिक्का। तो हैदराबाद में शुरू हुआ है ये। देखो बहुत इजी है, गोल्ड सिक्का, नाम क्या है कंपनी का? गोल्ड सिक्का कंपनी। इसमें क्या कर सकते हैं आप? पैसा जमा करो, क्रेडिट कार्ड डालो और आप उससे सोने का सिक्का या गोल्ड का कॉइन ले सकते हो। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बेटा, गोल्ड कॉइन ले सकते हो, ये इसके अंदर खास है, ठीक है। इसके बाद, किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। किस राज्य ने भारत का पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। किसने स्थापित किया है? महाराष्ट्र ने स्थापित किया है हमारे देश का पहला दिव्यांग विभाग, ठीक है। कब किया था? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, नोट डाउन करें, 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सबसे पहले तो बहुत लोगों को नहीं पता था कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो गोवा में बेटा। उसका नाम बदल दिया है और नया नाम क्या रख दिया उसका? ऑप्शन है अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, प्रमोद सावंत और नीलेश कबरालकर। तो आंसर है मनोहर पर्रिकर, गोवा के सीएम रह चुके हैं। और जब पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब हमारे रक्षा मंत्री भी यही थे, याद रहे, जब पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था रक्षा मंत्री आपके मनोहर पर्रिकर ही थे। उन्हीं के नाम पे गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया है और नया नाम रख दिया है, ठीक। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? सब लोग ध्यान दीजिएगा, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ग्रेटा थनबर्ग, जो बिडेन, व्लादिमीर जेलेंस्की या एलोन मस्क। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन से संबंधित हैं। तो देखो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है और आपने देखा ही होगा इन्हें फोटो में कई बार, उन्हें दिया गया है स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन के अलावा उन्हें दिया गया है टाइम मैगजीन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर के बाद में किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब। इसका सही आंसर आएगा यूएई बेटा, ठीक है। नाम याद रखना, राशिद, नाम याद रखे सब लोग, राशिद, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जापान, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि जापान ने तो भेजा है, ठीक है, और यूएई ने पहली बार चंद्रमा पर अपना स्पेसक्राफ्ट मतलब चंद्रमा पे अपना सैटेलाइट भेजा है और रोवर वगैरह भेजा है। उसका नाम क्या है? राशिद, याद रखें। ये 3 चीज़ें जो आपके काम की पहली बार। अगला है आपका G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक। आपको याद होगा G20 इंडिया में होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन है बेटा 2023 के लिए, ठीक है। तो G20 प्रेसिडेंसी का सबसे पहला जो शेरपा बैठक था वो कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में। ऐसा आपको याद करना पड़ेगा, शेरपा बैठक उदयपुर में। और फाइनेंस ट्रैक, जिसमें फाइनेंस ट्रैक में कौन भाग लेता है पता है आपको? वित्त मंत्री प्लस सेंट्रल बैंक जो होता है आपके देश का, उसका गवर्नर। हमारे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, सबसे बड़ा जो हमारा गवर्नमेंट बैंक है।
तो ये दो लोग इसमें भाग लेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भाग लेंगे और गवर्नर के नाम पर शक्तिकांत दास भाग लेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कौन हमारा वित्त मंत्री है, कौन हमारा गवर्नर है जो भाग लेते हैं। तो फाइनेंस ट्रैक में भाग लेते हैं हमारे वित्त मंत्री और गवर्नर जो हमारे भारत से भाग लिए थे इसके अंदर। यह बैठक बेंगलोर में हुई थी, सब लोग याद रखें। ये बैठक कहाँ हुई थी? बेंगलोर में बैठक हुई थी। और भाग किसने लिया था? तो हमारे वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? हर साल यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट करते हैं आपको बताना है। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। तो देखो यूनिसेफ डे हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये पूछेंगे आपसे। यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब है, ये पूछेंगे आपसे। तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखिए यूनिसेफ जो है आपका एक संस्था है जो बाल कोष के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 46 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी जो महानिदेशक है वो कैथरीन एम रसेल है और 192 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती हैं। 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग नोट करके रखें, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो गुजरात, हिमाचल, राजस्थान और महाराष्ट्र, इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। पराक्रम दिवस क्या होता है? पराक्रम दिवस उसके बारे में बात करते हैं। देखो सब लोग सुनो, पराक्रम दिवस, ठीक है। देश की बात करें या राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस है आपका 23 जनवरी। सब लोग याद रखो, ये सुभाष चंद्र बोस बाबू जो थे हमारे, तो बोस जी का जन्मदिन है बेटा। ये तो हमारा याद रखने वाला फैक्ट हो गया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी को, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, ठीक। चलो अब बात करते हैं राजस्थान ने क्या कर दिया। तो राजस्थान ने क्या किया, 5 दिसंबर को अलग से एक पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया राजस्थान ने। राष्ट्रीय वाला तो आगे समझ में, राजस्थान का राजकीय उत्सव है ये, राजकीय पराक्रम दिवस राजस्थान। ये लोंगेवाला 1971 में जो लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, लोंगेवाला पोस्ट जिसके ऊपर पिक्चर बनी है, कौन सी? बॉर्डर, देखी ना आपने बॉर्डर, सनी देओल वाली, वो बॉर्डर इसी के ऊपर बनी हुई है। उस लड़ाई को याद में बनाया गया है। इसी लड़ाई के याद में राज्य पराक्रम दिवस, राजस्थान राज्य पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करेंगे 5 दिसंबर को। सब लोग याद रखो, राजस्थान ने सेलिब्रेट किया 5 दिसंबर को जैसलमेर के लोंगेवाला। आपको याद होगा कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनके साथी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला है आपका 120 पे 2000, जिसको नहीं पता वो भी लिख लो बेटा। 120 थे हमारे और उधर कितने थे? 2000, और हम जीत गए। पिक्चर में तो काफ़ी सारे हमारे जवानों को शहीद बताया था, और जो सच्चाई है कि 120 में से एक भी नहीं मरा था, ठीक है। हमारे एक भी जवान शहीद नहीं हुआ था, हमारे पूरे 120 जवान जिंदा थे उस समय, ठीक है। तो वो थोड़ा मूवी के अंदर आपको पता ही है कि लोगों को देशभक्ति के लिए थोड़ा बताया जाता, बाकी वास्तविकता में सब जिंदा थे। पूरे 120 ने हरा दिया था 2000 को, ठीक है। ये नई कहानी है 1971 की, लोंगेवाला युद्ध की, सच्चाई एकदम, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, 25 नवंबर, 16 नवंबर, 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस अभी बताया था मैंने आपको 3 दिसंबर को, ठीक है। इसी दिन हमारे महाराष्ट्र ने क्या करा, विकलांग, ठीक है, विभाग की स्थापना करी है, याद है ना आपको। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है और महाराष्ट्र ने इसी दिन एक अलग से डिपार्टमेंट की स्थापना करी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 102, 48, 54 और 63। ग्लोबल एविएशन का मतलब क्या है बेटा? एयरपोर्ट वगैरह की जो सेफ्टी है उससे संबंधित है। ये हवा में एरिया कितना सुरक्षित है, तो इसका जो रैंक है उसमें इंडिया का नंबर है 48। सब लोग याद रखना, ग्लोबल एविएशन में इंडिया का रैंक है 48। टॉप पर है सिंगापुर, बस हमें इतना ही याद करना है। टॉप पे कौन है? सिंगापुर, और हमारा स्थान है 48, बस। क्वेश्चन है आपका अगला, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ जो खिताब जीता है वो जीता है आपके SS राजामौली ने RRR मूवी के लिए। तो यहाँ पर RRR के लिए जीता है न्यूयॉर्क फिल्म में। और हॉलीवुड क्रिटिक्स, आपको याद होगा हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड, उसमें भी जीता है। तो दोनों याद रखें, न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल, हॉलीवुड क्रिटिक्स अवार्ड, ये दोनों में जीता है SS राजामौली ने RRR मूवी के लिए, RRR मूवी के लिए, सबको याद होगा।
अगला है आपका, प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2022 को किस राज्य का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको हम बोलते हैं एम्स, ठीक है, तो याद रहे आपको, ये स्थापना किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है हमारे पीएम ने 11 दिसंबर को। तो ये गोवा में, आपको याद है एक आरोग्य एक्सपो लगा हुआ था गोवा में आयुर्वेद को लेकर, वो एक्सपो में ही पीएम गए थे। तो आयुर्वेद कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था और आयुर्वेद एक्सपो चल रहा था, वहीं पे 9वें नंबर वाले में हमारे पीएम ने भाषण दिया और उन्होंने यहाँ पर स्थापना किया है, ठीक है। चलिए अगला है बेटा आपका, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उससे सिगरेट और आदि की लत ना लगे, इसके लिए धूम्रपान प्रतिबंध किया है। कौन सा देश है, तो यूएसए, जापान, चीन और न्यूजीलैंड। तो आंसर है इसका न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड में तय कर लिया है कि 2009 के बाद में पैदा होने वाले बच्चों को सिगरेट, तंबाकू आदि नहीं दी जाएगी। तो मतलब एक प्रकार का नियम है, गैर कानूनी हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके लिए तंबाकू लॉ बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान देना, न्यूजीलैंड एक प्रशांत महासागर का देश है और ठीक है, उसकी राजधानी वेलिंगटन है बेटा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो ये रात्रि अभ्यारण्य या रात्रि अभ्याकाश की बात किया जा रहा है, स्काई रिजर्व, और ये है आपका लद्दाख में। यहाँ पर रात वगैरह में कैंप वगैरह लगेंगे और जो रात में चांद सितारा देखने के लिए लोग जाते हैं वो सब यहाँ पे होगा। यहाँ पर याद रखना इसका नाम क्या है, तो हानले डार्क स्काई रिजर्व, इसका नाम याद रखना, हानले डार्क स्काई रिजर्व। कहाँ पर है, लद्दाख में। रात्रि अभ्याकाश, रात में कैंप वगैरह लगेंगे यहाँ, देश का पहला। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है। रूस, यूक्रेन, जापान और ईरान। तो आपको बता दें, महसा अमीनी, अभी बताया था मैंने, याद करो, महसा अमीनी और भी बहुत सारी ईरान की महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए ईरान को बाहर कर दिया है। ईरान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, तो ऐसे में यूएसए ने क्या किया है, महिला आयोग से बाहर कर दिया। पहले आप अपने देश में महिलाओं की स्थिति को सुधारो, तभी हम आपको इस समिति में शामिल करेंगे। अगला है, 11 दिसंबर 2022 को किस लीडर को SIES अवार्ड दिया गया। निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद, पीयूष गोयल, वेंकैया नायडू। ये अवार्ड क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे और किसे दिया गया ये देखते हैं। तो ये अवार्ड दिया गया वेंकैया नायडू जी को। अवार्ड क्या है वो देखो, वेंकैया नायडू जी को दिया गया अवार्ड। इसका फुल फॉर्म है चंद्रशेखर चंद्रे सरस्वती नेशनल एनिमेंस अवार्ड। ये उन्हें दिया जाता है जो अपनी फील्ड में बहुत ईमानदारी से कार्य करते हैं, ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है, ठीक है। चलो, वेंकैया नायडू जी। अगला है आपका, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो एक अलग से एक कार्ड रहेंगे आपका आइडेंटिटी कार्ड, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर। देखो पुराने जो हमारे पहचान पत्र वगैरह हैं वहाँ पे बहुत लोगों ने जाली बना रखे हैं, बहुत लोगों ने वहाँ पे, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा तरीके से काम कर रखा है कुछ लोगों ने वहाँ पे। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, एक नया नंबर सिस्टम, जिससे सरकार क्या करेगी, नए तरीके से जब पहचान संख्या लेगी तो उससे कॉपी करना इतना आसान नहीं रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक जो आतंकवादी संगठन है उन्हें परेशानी रहेगी। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में लोकल लोगों की जो नंबर है वो वास्तविक नंबर पता लगाने के लिए शुरू किया जा रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम याद रखना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ठीक है। आगे आपका, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पता है आपको, भारत में होने वाला सबसे बड़ा सम्मेलन 2023 का G20 है। मतलब हम सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं 2023 में। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो वो है आपका IISF, मतलब इंडिया का सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है 2023 का, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में, ठीक है, भोपाल में, और वो भी MPPSC देना है हमें, तो थोड़ा ध्यान रखो, भोपाल में किया जा रहा है। और 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, ये एक साइंस का फेस्टिवल है। आगे आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया। एक नया क्लब है, एक नया ग्रुप है, इंटरनेशनल क्लाइमेटिकल क्लब ICC। अब 2 ICC है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और एक है आपका इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब। एग्जाम में आएगा तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा आप लोग इसको लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। ICC ये जो नया क्लब बना है इंटरनेशनल क्लाइमेटिकल क्लब, ये G7 ने बनाया है।
एक नया ग्रुप है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से निपटने के लिए हम सब जो देश है मिलकर क्या काम कर रहे हैं वो इसके अंतर्गत रहेगा ये क्लब में, ठीक है। चलिए आगे है आपका, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। जब भी किसी देश की पहली बार कोई ऐसा कुछ होता है तो वो इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो याद रखें, डीना बोलआर्टे। डीना बोलआर्टे पेरू की पहली महिला है जो पहली महिला प्रेसिडेंट बने, ठीक है, याद रहे। और प्रेसिडेंट की शपथ लिया। पेरू की राजधानी लीमा है बेटा, साउथ अमेरिकन देश है पेरू और पेरू की राजधानी लीमा है। लीमा के बाद में आगे देखेंगे, ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण कुमार सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, पंकज जैन और बी अशोक। तो ओएनजीसी के जो अध्यक्ष है वो बने हैं अरुण कुमार सिंह, ध्यान रहें। बीपीसीएल के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, रिटायर्ड होने के बाद में वो बने ओएनजीसी के। यहाँ पर लिखा हुआ हेडिंग देख सकते हैं, बीपीसीएल से रिटायर्ड है और ओएनजीसी के अध्यक्ष है। आगे यूनाइटेड नेशन में भारत की किस महिला को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप स्थान दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को हर घर जल योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। देखो ये जो रेस्टोरेशन फ्लैगशिप है ये दिया जाता है बेटा ऐसी योजनाओं को जो पुरानी जो भी हमने गड़बड़ कर दी है पर्यावरण या किसी भी चीज़ के साथ में, उसको सुधार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसे दिया जाता है ये रेस्टोरेशन फ्लैगशिप। तो नमामि गंगे को दिया गया है रेस्टोरेशन फ्लैगशिप, ठीक है। नमामि गंगे, भारत के नमामि गंगे को दिया गया है, ठीक है, याद रहे। FAO द्वारा संचालित और ये जो आपका UNEP जो है इनके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। और ग्लोबल मूवमेंट है जिसके अंतर्गत पृथ्वी को जो हमने खराब किया उसको सुधारने के लिए किया जा रहा है प्रयास को अवार्ड दिया जाता है, ठीक। नमामि गंगे की अगर बात करें तो नमामि गंगे जो है आपका 2014 में केंद्र सरकार लेकर आई थी, ठीक। अगला है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिंद का आयोजन कर रही है। काजिंद, तो काजिंद किया जाता है कजाकिस्तान और भारत की सेना के साथ में। हमने कहाँ पर किया, ये मेघालय में किया, ध्यान से देखना। पहले प्रबल दस्तक हमारा पुराना नाम है, प्रबल दस्तक, ये कजाकिस्तान और इंडिया की सेना जब एक्सरसाइज करती थी, पुराना नाम है प्रबल दस्तक, नया नाम है इसका काजिंद, ठीक है। कजाकिस्तान और हिंद से मिलकर बना है काजिंद, याद रहे सबको। अगला है, राज्यसभा के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जगदीप धनखड़, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह। सही आंसर आएगा इसका जगदीप धनखड़। हमारे जो उपराष्ट्रपति है, जिसको नहीं पता सब लोग याद रखना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है आपका वो राज्यसभा का क्या होता है बेटा, पदेन सभापति होता है, याद रहे सबको। मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो सभापति बन जाएगा अपने आप, ये नियम राज्यसभा का। तो वो है जगदीप धनखड़, याद रहे। अब ये था हमारा आज का क्लास और आज हमने खत्म किए हैं लगभग सारे ही प्रश्न, ठीक है। दिसंबर का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर हम एक साथ देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम खुद भी भूल जाएंगे। ट्राई करो चीज़ों को याद रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने दिमाग में फिट करने का। पार्ट 2 रहेगा आपका कल, ठीक है, उस वीडियो को भी देख लेना आप लोग। तो ये दिसंबर आपका ख़त्म, इंडिया और इंटरनेशनल, ये 2 इसके अंदर हम करवा रहे हैं, ठीक है। करते चलो, आराम से हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा चीज़ों को नहीं परेशान कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं कर रहा हूँ। जो चीज़ें याद रह पाए उनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे और वीडियो के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जून से शुरू किया था, आपको याद होगा करंट अफेयर। जून हो गया है, जुलाई हो गया है, अगस्त हो गया है, सितंबर हो गया है, अक्टूबर हो गया है, धीरे धीरे पता नहीं चलेगा सब हो जाएगा, नवंबर, और अभी दिसंबर का पार्ट 1 हो गया है, ठीक है। कल हम देखेंगे दिसंबर पार्ट 2, इसके बाद में आएगा हमारा जनवरी 2023, याद रहे, तैयार रहे, ठीक। तो इसी के साथ अभी के लिए करेंगे इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा वीडियो और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। अभी के लिए करेंगे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।